नमस्ते दोस्तों, हिंदी की वैविध्यपूर्ण कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बिमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी शरबती बाई। तो शुरू करें कहानी शरबती बाई। सुचरिते सुचेता चट्टोपाध्याय। तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे तुम पर कहानी लिखने को कहा गया है और इस वजह से मैं भारी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मैंने कुछ एक फरमाइशी कहानियाँ लिखी हैं ज़रूर, मगर मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जितनी बार फरमाइश की जाए मैं कहानी लिख डालूँ। फिर तुमने अपने पत्र के लिफाफे पर पता भी लिखा है। डाकघर की मोहर को जब ध्यान से देखा तो उस पर शिवपुर लिखा हुआ पाया। शिवपुर? शिवपुर क्या यहाँ है? तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे पते पर मैं तुम्हारी खोज में निकलूँगा। समझ गया हूँ। पूरी तरह लाचार होकर ही तुमने मुझे पत्र लिखा है, ये सोचकर कि अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। पता नहीं मैं कहाँ तक तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा, मगर तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मुझे एक लाभ हुआ। बहुत दिन पहले के एक आदमी की कहानी याद हो आई। वो शरबती बाई नहीं बल्कि वनलता है। वनलता मेरी कोई नहीं है, तुम्हारी ही तरह उसे भी उन दिनों जब वो 26 साल की थी एक जटिल समस्या का सामना करना पड़ा था। सचमुच उस 26 साल की उम्र में उसे जिस समस्या के सामने खड़ा होना पड़ा था उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तुमने लिखा है कि जो लड़का तुम्हें प्यार करता है वो उम्र में तुमसे 3 साल छोटा है, यानी उसकी उम्र 23 साल है। 26 वर्ष की युवती की परेशानियों को तो 23 वर्ष का युवक कैसे समझेगा। 26 साल की मल्लता ने एक दिन कहा था, आप बड़े ही दुस्साहसी हैं। 23 साल के सुधामय ने कहा था, पंख देखकर हम मयूर की पहचान कर लेते हैं, इसीलिए। वनलता ने कहा था, फिर और अच्छी तरह पहचान लीजिए। और उसने अपने पैर की चप्पल उतार कर सुधामय के गालों पर अनगिनत चप्पलें जड़ दी थीं। वनलता की चप्पल की चोट से सुधामय का गाल लहूलुहान हो गया। उस बीच मेडिकल कॉलेज के नर्स, डॉक्टर, छात्र छात्रा सभी दौड़कर वहां आ चुके थे। कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर के सामने आदमी का सैलाब उमड़ आया। मेहतर, जमादार, हाउस सर्जन सभी आ गए। क्या हुआ? क्यों पीटा? हाउस फिजिशियन को जूते से क्यों पीटा? एक मामूली नर्स की ये हरकत? क्या हुआ मैट्रन? शोरगुल हो हल्ला मच गया। वनलता उस समय गुस्से से कांप रही थी। मौका मिलता तो हाउस फिजिशियन के गाल पर 2-4 और चप्पल जड़ देती, उतने ही में जैसे उसे शांति नहीं मिल रही थी। मैट्रन ने पूछा, क्या हुआ मिस राय? वनलता ने सारी बातें बताई, मगर वो बात अभी रहे। 26 साल की उम्र की उस व्यथा को कोई चाहे समझे या न समझे, तुम शायद समझ लोगी, मगर वो बात मैं बाद में बताऊंगा। तुमने लिखा है, 23 साल का एक युवक तुम्हारे साथ गृहस्थी बसाना चाहता है। चाहे तुमसे 3 साल छोटा ही क्यों ना हो, मगर गृहस्थी बसाने में उम्र कौन सी रुकावट पैदा करती है? गृहस्थी किसी भी उम्र में बसाई जा सकती है, खासकर 23 साल की उम्र में तो बखूबी बसाई जा सकती है। 23 साल की उम्र थकावट का नाम नहीं जानती, नींद का नाम नहीं जानती। 23 साल की उम्र में अशेष शक्ति रहती है। 23 वर्ष की उम्र क्या साधारण वस्तु है? तो हाँ, शुरू से ही कहता हूँ, सुनो। बहुत दिन पहले मैं ओखा पोस्ट गया था। राजपूताना पार होने के बाद हिंदुस्तान की अंतिम सीमा में जाना पड़ता है। मेहसाना, अहमदाबाद, जामनगर को पार करना पड़ता है। महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर पार कर एक बारगी हिंद महासागर के किनारे। वहां खड़े होने से हिंद महासागर के पार अफ्रीका की मालवाही नावें दिख पड़ती हैं, पालतनी नावों की कतारें। वहीं से मल्लाह लोग व्यापार करने उस पार जाते हैं। वहां माल बेचकर फिर वहां से कोई दूसरा माल खरीद कर यहाँ बेचने के लिए लाते हैं। उन लोगों का कारोबार यही है। समुद्र के किनारों पर मछुआरे और मल्लाह वास करते हैं, यहाँ से वहां तक। ईश्वरी प्रसाद पंडा ने कहा था, तीर्थ स्थान रहने के कारण ही बाबू और महाजन लोग यहाँ आया करते हैं हुजूर, वरना यहाँ तो बस मांझी मल्लाह ही। तुम्हारे यहाँ कोई बंगाली नहीं है? मैंने पूछा था। बंगाली? ईश्वरी प्रसाद ने याद करने की कोशिश की। बोला, यहाँ एक बंगाली रहता था हुजूर, यहाँ के रोशनी घर में काम करता था। 3 साल पहले उसकी बदली हो गई है। और एक बात याद करते करते उसे याद हो आया, एक आदमी अब भी है हुजूर। कौन? ईश्वरी प्रसाद ने कहा, यहाँ से 23 मील दूर एक डॉक्टर। बंगाली डॉक्टर हजारों मील दूर इस घनघोर देहात में डॉक्टरी करने आया है। मल्लाह पैसा दे पाते हैं? ईश्वरी प्रसाद ने कहा,
मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। डॉक्टरनी जी ने बहुत बड़ा अस्पताल बनवा दिया है, वहाँ एक भी पैसा नहीं लिया जाता है हुजूर। मैंने पूछा, नाम क्या है? ईश्वरी प्रसाद ने कहा, वनलता मित्र। यूँ लोग बाग उन्हें डॉक्टरनी माँ कहा करते हैं। वनलता मित्र? बहुत साल पहले की मेडिकल कॉलेज की एक घटना याद हो आई। उसका भी नाम वनलता राय था। इस तरह का नाम आम लोगों का नहीं हुआ करता है। मैंने पूछा, देखने सुनने में कैसी है? मैंने जिस वनलता को देखा था उसकी उम्र भी उस समय तुम्हारे ही बराबर थी, यानी 26 साल। वो क्या कोई आज की बात है? उस समय मेरी ही उम्र कितनी होगी? मैं हर रोज़ शाम के वक्त मेडिकल कॉलेज जाया करता था। गॉल स्टोन का ऑपरेशन होने के कारण टुकू मौसी अस्पताल में लेटी रहती थी। मैं घर से उनके लिए टिफ़िन कैरियर में खाना ले जाता था। वहीं पहले पहल वनलता देवी को देखा था। नर्स के लिबास में हाथ में थर्मामीटर थामे एक कमरे से दूसरे कमरे का चक्कर काटा करती थी। कितना निरीह था उसका चेहरा। 26 साल की उम्र होने से क्या होगा? मौसी जी कहती, जानते हो, मरीजों की बहुत ही सेवा करती है। ईश्वरी प्रसाद कहने लगा, वहाँ के मल्लाहों में गर्मी की बीमारी फैली हुई है। डॉक्टरनी माँ ने वहाँ गर्मी की बीमारी के मरीजों के लिए अस्पताल बनवा दिया है। लोगों को एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। बहुत ही सेवा जतन किया जाता है। डॉक्टरनी माँ मरीजों का बहुत ध्यान रखती हैं। याद है जब सब कुछ देख लिया, रुक्मणी का मंदिर, द्वारकानाथ मंदिर, ओखा बंदरगाह इत्यादि कुछ भी देखना जब बाकी नहीं रह गया, तो बैलगाड़ी किराए पर लेकर एक दिन डॉक्टरनी माँ का अस्पताल देखने गया था। ओका बंदरगाह से स्थल पथ से जाने से 33 मील अंदरूनी हिस्से से जाना पड़ता है। रास्ता खराब है, मोटर गाड़ी वहाँ जा नहीं पाती। बैलगाड़ी के हिचकोलों को बर्दाश्त करते हुए ईश्वरी प्रसाद पंडा और मैं वहाँ पहुँचे। ईश्वरी प्रसाद रास्ते भर गप्पे करता रहा। वनलता देवी पर अवश्य ही कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। उसके जीवन का आरंभ जिस तरह का है, अंत भी वैसा ही है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था वनलता देवी के जीवन के प्रश्न कितने सरल हैं, उनके उत्तर भी उतने ही सरल हैं। सपाट समतल भूमि की तरह सरल। चढ़ाई अगर है तो वो शुरुआत ही में है, आखिर में कुछ भी नहीं। प्रश्न चाहे जैसा भी हो, उत्तर अगर कठिन नहीं है तो उस पर कहानी लिखना विडंबना ही है। तो उस दिन ठीक 4 बजे अस्पताल पहुंचा था। पहले की तरह ही मरीजों के पंक्तिबद्ध बिस्तरे बिछे थे और उनकी आंखों में कातरता तैर रही थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंचा, टुकू मौसी बोली, आज यहाँ एक कांड हो गया। जीवन की 3 बड़ी बड़ी घटनाओं में से कम 2 तो हर रोज अस्पताल में घटती ही रहती हैं। उन पर कोई माथापच्ची नहीं करता, उन्हें लोग कांड के रूप में लेते ही नहीं। क्या कांड? मैंने पूछा। टुकू मौसी बोली, हम लोगों के यहाँ की एक नर्स ने एक डॉक्टर को जूते से पीट दिया। किस नर्स ने? वो उसी ने, वो। उस दिन मैंने वनलता देवी को देखा था। सिर पर स्कार्फ था, हाथ में ज्वर का चार्ट। वैसी लड़की किसी मर्द को चप्पल से पीट सकती है, देखने में ऐसा नहीं लगा। और वो डॉक्टर कौन था? डॉक्टर सुधामय को मैंने नहीं देखा था, मगर अस्पताल के हर कोने से उसी घटना के संबंध में चर्चाएं छिड़ी हुई थीं। एक दूसरे से फुसफुसाकर बातचीत कर रहे हैं, मानो चर्चा करने के लिए उन्हें कोई विषय मिल गया हो। टुकू मौसी और 1 महीने तक उस अस्पताल में रहीं। बाद में सारी घटना का पता चल गया था। वैसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसे यह बात मालूम नहीं हो गई हो। डॉक्टर, हाउस सर्जन, मैट्रन, सुपरिंटेंडेंट सभी को जानकारी प्राप्त हो गई। सुधामय ने उस दिन वनलता देवी से यही बात कही थी, अब मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। आपने मेरी इतनी बड़ी हानि की है। वनलता ने कहा था, और मैं ही क्या मुंह दिखाने लायक रह गई? सुधामय ने कहा था, आप औरत हैं, घर से बाहर निकले बिना भी आपका काम चल सकता है। उन दिनों वनलता छकू खानसामा लेन के 5 कमरेदार मकान के एक कमरे को किराए पर लेकर रहती थी। रसोई बनाकर खाती थी, फिर दरवाजे पर ताला लगाकर ड्यूटी पर जाती थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद छोटे अटैची केस को थामे वापस आती थी। अस्पताल के किसी आदमी को उसके इस डेरे का पता मालूम नहीं था। वनलता कभी गपशप करने की खातिर किसी को अपने साथ लिए यहाँ नहीं आई थी, मगर न जाने कैसे तो सुधामय ने उसके डेरे का पता लगा लिया। दरवाजे की कुंडी खटखटाने पर दरवाज़ा खोलते ही वनलता की आंखें सुधामय पर पड़ीं और वो अवाक हो गई। कुछ देर तक उसके चेहरे पर ऐसा भाव तैरता रहा जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर निकलेंगे ही नहीं। 2 दिन पहले सुबह के वक्त जिनके बीच झगड़ा हो चुका है, वे इतना घनिष्ठ होकर कैसे बातचीत कर सकते हैं?
मनुष्य के चरित्र के बारे में जिन्हें अनुभव होगा वे इस पर आश्चर्य नहीं करेंगे। परस्पर क्षमा मांगने का दौर जब खत्म हुआ, सुधामय ने कहा, फिर मैं चलूं? और वो उठकर जाने लगा। वनलता बोली, मेरा एक काम कर दीजिएगा। सुधामय मुड़कर खड़ा हुआ, मानो उसे अचरज हो रहा हो। काम? कौन सा काम, बताइए। वनलता बोली, मेरा इस महीने 20 दिन का वेतन बाकी है, ला दीजिएगा। क्यों, आप खुद ला सकती हैं। वनलता बोली, मैंने नौकरी छोड़ दी है। एक क्षण मौन रहने के बाद फिर वो बोली, जैसी घटना घट चुकी है उसकी वजह से अब मेरा नौकरी करना ठीक नहीं होगा। सुधामय के मन में तब भी विस्मय बन रहा था। जरा होश आया तो बोला, मैंने भी नौकरी छोड़ दी है, अब मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। वनलता उसकी बात सुनकर भौंचक सी रह गई। एक पल के बाद बोली, आपके लिए चिंता की कौन सी बात है, आपने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली है, कहीं दूसरी जगह नौकरी पर चले जाइए। सुधामय ने कहा, इसीलिए तो क्षमा मांगने आया हूँ। वनलता ने कहा, आपके लिए क्षमा मांगना जरूरी नहीं था, दोष मेरा भी कुछ कम न था। सुबह से ही मेरा मूड ठीक नहीं था, उस पर 2 महीने का मकान का किराया बाकी पड़ गया था। आप लोग हमारी हालत ठीक ठीक समझ नहीं पाइएगा। सुधामय ने बैठते हुए कहा, आप भी मेरी हालत महसूस नहीं कर पाइएगा। जानती हैं, उस घटना के बाद मैं फिर घर नहीं गया। फिर आप कहाँ थे? सड़क के पार्क में। अखबार में छप जाने के बाद किसी दोस्त के घर जाने में भी शर्म महसूस होती है। उसके बाद वो खड़ा होता हुआ बोला, अच्छा तो फिर चलूं? वनलता बोली, कहाँ जाइएगा? सुधामय बोला, मालूम नहीं, घर नहीं जा पाऊंगा और ना हॉस्टल ही। फिर? सुधामय ने कहा, डॉक्टरी पास कर चुका हूँ, जानता हूँ निराहार नहीं रहना पड़ेगा, मगर हाथ में पैसा भी नहीं है कि ट्रेन से कहीं जा सकूं। हाथ में पैसा रहता तो आज ही कहीं चल देता। सुधामय उठकर जाने लगा। वनलता ने खामोशी के साथ उसकी ओर ताका। उसके बाद सुधामय जब सीढ़ियां तय कर नीचे उतर चुका तो वनलता ने पुकारा, सुनिए सुधामय बाबू। सुधामय ने ऊपर की ओर ताका, मुझे पुकार रही हैं? और वो सीढ़ियां तय कर फिर ऊपर पहुंचा। वनलता दरवाजा पकड़कर खड़ी थी। बोली, एक बात मानिएगा। क्या? अपने हाथ की चूड़ी उतारकर सुधामय के हाथ में थमाती हुई बोली, यह गिलट की नहीं, खाटी सोने की है, शायद आपका कोई उपकार हो जाए। सुधामय सचमुच अवाक हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वनलता बोली, आपकी उम्र कम है, लेने में आपत्ति मत करें। सुधामय बोला, इससे तो बेहतर यही होगा कि एक बार और चप्पल से मुझे पीट लें। यहाँ कोई नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। वनलता की आंखें झुक गईं। बोली, मेरी भी हालत बहुत अच्छी हो, बात ऐसी नहीं है, मगर। सुधामय ने कहा, फिर आप क्षतिपूर्ति कर रही हैं क्या? मान लीजिए क्षतिपूर्ति ही सही। हो सकता है तलाश करने पर मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मगर आपकी उम्र इतनी कम है, अभी आपको लंबा जीवन जीना है। सुधामय बोला, सो रहे, आप वापस ले लें। ये कह वो वनलता के हाथ में चूड़ी थमाकर जाने लगा, मगर वनलता ने चट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आपके हाथों को थाम कर कह रही हूँ, आप इसे ले लें। सुधामय ने हैरत में आकर वनलता के चेहरे की ओर गौर से देखा। इस चेहरे को वो बहुत बार देख चुका है, मगर आज पहले पहल उसने उस पर एक दूसरा ही भाव तैरता हुआ पाया। सुधामय ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बोला, आप लेने को कह रही हैं? वनलता बोली, मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ, मेरी बात आपको माननी चाहिए। सुधामय बोला, आपके मकान का भी तो 2 महीने का किराया बाकी है। वनलता बोली, मैं औरत ठहरी, हम मर्दों की बनस्बत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती हैं। और कमरे के अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम औरत हो सकता है तुम वनलता के आचरण को समझ लोगी। उसके बाद कमरे के अंदर आकर बिस्तर में मुंह छिपाकर वनलता रोई थी या नहीं, मालूम नहीं। ईश्वरी प्रसाद ने कहा, नाहरगढ़ में जब एक बंगाली डॉक्टर आया, उसके पहले बीमार होने पर लोग टोटके किया हुआ जल पीते थे, देवी देवताओं से मनौती करते थे, और जिन लोगों के पास पैसा रहता था वे वैद्य कविराज को बुलाते थे। वहाँ राजा का वैद्य था, उसे 15 रुपये फीस देनी पड़ती थी और दवा का दाम अलग से। ईश्वरी प्रसाद कहने लगा, नाहरगढ़ छोटा होने से क्या होगा, वहाँ के राजा खानदानी राजा हैं। राजा के 3 रानियाँ हैं, 36 परदायेत, लाव लश्कर, खोजा, राजकुमार, लालजी साहब सभी हैं। अजमेर स्टेशन में सुबह के वक्त एक युवक डॉक्टर ट्रेन से उतरा। उसके पास ना सूटकेस था ना ही बिस्तर। देखने में लगा 23-24 साल का होगा।
जब मैं अजमेर में था थोड़ी बहुत कहानी सदानंद बाबू से भी सुनने को मिली थी। सदानंद बाबू ने बताया था, जनाब ये तो आप राजपूताना देख रहे हैं, ऐसी जगह है जहाँ वैसे आदमी को भी ठौर मिल जाता है जिसे कहीं कोई ठौर नहीं मिलता। सदानंद बाबू बंगला मिठाई की दुकान खोले हुए हैं। कोई बंगाली अजमेर आता है तो वहीं ठहरता है। बंगाल छोड़कर इतनी दूर आने पर आपको वही खाने को छेने की मिठाई और सुनने को बंगला भाषा मिलेगी, साथ ही साथ मछली का शोरबा और चावल। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और चित्तौड़ इसके चारों ओर फैले हुए हैं, बीच में अजमेर है। सदानंद बाबू ने कहा था, नाहरगढ़ महल में शादी थी, संदेश और रसगुल्ला बनाने का मुझे आदेश दिया गया था। इसके अलावा ये भी हुक्म मिला था कि मैं मजली रानी साहबा को रसगुल्ला बनाना सिखा दूँ। देखा, वहाँ का राजवैद्य बंगाली है, नौजवान आदमी, देखते ही पहचान गया। पूछा, आप यहाँ? बहुत दिन पहले की बात है। एक नौजवान स्टेशन पर उतरकर मेरी दुकान में आया। मैं उस वक्त मिठाई की चाशनी बनाने जा रहा था। मुझसे पूछा, यहाँ कोई धर्मशाला है सर? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने पूछा। कलकत्ते से। साथ में कौन कौन है? ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि ये आदमी जब अकेला आया है तो तीर्थयात्री नहीं हो सकता। आप क्या काम करते हैं? मैंने पूछा। मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर शब्द सुनते ही मुझे आश्चर्य हुआ। डॉक्टरी करने के लिए बंगाल छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। पूछा, साथ में रुपया पैसा है? है। समझ गया कि झूठ बोल रहा है। पास पैसा होता तो चेहरे का भाव कुछ और ही होता। हो सकता है घर से गहना चुरा कर भाग आया हो। इस तरह के कितने ही नौजवान आया करते हैं। मैं भी कभी माँ से झगड़ कर यहाँ भाग कर आया था। शायद मेरे जैसा कोई आदमी है। उस समय मेरे हाथ में छेने का कटौता था, उसे बगल के कमरे में रखना था। मैंने कहा, बैठो, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर मैं अंदर गया और तुरंत वापस आ गया। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा देर नहीं हुई होगी। लौट कर देखा तो बिल्कुल सन्नाटा पाया, कहीं कोई नहीं था। शायद मेरे पूछने का रंग देखकर उसे संदेह हुआ। सड़क पर आकर इधर उधर देखा। अभी जहाँ सिंधी दुकान है, बहन उन दोनों बिल्कुल खाली मैदान था। सामने रेल की पटरियां ही दिखती थीं। अगर कोई उधर भाग जाए तो पता लगाना मुश्किल है। आखिर उसका पता ही नहीं चला। नाहरगढ़ जाने पर उसी युवक से मुलाकात हुई। राजा दलजीत सिंह का खास वैद्य है। हर क्षण राजवैद्य की बुलाहट होती रहती है। मैंने कहा, मुझे पहचान रहे हैं? मगर साहब, तब वही आदमी मुझे पहचान नहीं सका। नाहरगढ़ स्टेट कोई मामूली स्टेट नहीं, छोटा शहर है। मगर वहाँ के राजा खानदानी राजा हैं। राजा के 3 रानियां हैं। तीनों रानियों को 13 नौकरानियां हैं। 36 परदायेत। इसके अतिरिक्त लोग, लश्कर, खोजा, राजकुमार, लालजी साहब, लालजी बाई। उस राजा का कृपा पात्र होना कोई मामूली बात नहीं है। सदानंद बाबू बातचीत करने में माहिर हैं। बोले, लोग कहते हैं कि बंगाली लोग घर घुस्सर होते हैं, मगर आप एक बार राजपूताने का चक्कर लगाइए। जितने भी स्टेट हैं सभी में बंगाली ही दीवान, नायब, डॉक्टर, लॉ एडवाइज़र मिलेंगे। नाहरगढ़ में पहले राजवैद्य था एक बिहारी। कोई बीमार पड़ता था तो वह हर्रे की टिकिया देता था। डॉक्टर मित्र के आ जाने से लोगों ने हर्रे की टिकिया खाना बंद कर दिया। मैंने पूछा, डॉक्टर ने राजा को अपने वश में कैसे कर लिया? डॉक्टर ने बताया, मजली रानी यशोदाबाई बीमार थीं। राजवैद्य ने देखा, मगर बीमारी ज्यों की त्यों बनी रही। मरने पर हालत हो गई रानी साहिबा की। तब मैं अजमेर के चक्कर काटता हुआ नाहरगढ़ पहुंचा था। राजमहल के प्यादे संतरी दुकान पर आते थे, सिनेमा देखने जाते थे, रास्ते में चक्कर काटते हुए दिखते थे। उनसे पता चला तो मैंने कहा, मैं यशोदाबाई को चंगा कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें देखा जाए तो कैसे? राजा के अंदर महल में कैसे प्रवेश करूँ? कम से कम दिलखुशा सिंह का पंजा चाहिए ही। दिलखुशा सिंह अंदर महल का खोजा है, पूरे अंदर महल का अकेला पहरेदार। उसकी गतिविधि सर्वत्र है। रानी साहिबा से शुरू कर बड़ी रानी, लालजी बाई, बांदी, नौकरानी तक को अंदर महल के बाहर जाने के लिए दिलखुशा सिंह से पंजा लेना पड़ता है। मैंने कहा, फिर क्या किया जाए? उन लोगों ने कहा, आप रेजिडेंट साहब से जाकर मिलिए। राजमहल के पश्चिम की विशाल झील के किनारे रेजिडेंट साहब का बंगला है। एक दिन सवेरे मैं उनसे मिला। उनसे भेंट करना क्या आसान काम है? क्यों मिलना चाहता हूँ? बंगाल से आया है, ये सुनते ही उन दोनों के साहब सोचते थे कि कोई आतंकवादी है। गोरे रेजिडेंट साहब ने कई बार मेरी ओर ताका। मेडिकल डिग्री को लेकर कई बार पढ़ा। इसमें भी संदेह क्या दूर हो सकता है? पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो बाबू?
मैंने कहा, मजली रानी यशोदाबाई की बीमारी की खबर सुनकर आया हूँ। रेजिडेंट ने राजा के नाम एक चिट्ठी लिख दी। राजा साहब से भी मुलाकात होना आसान बात नहीं है। राजा आखिर राजा ही हैं। मुसाहिब, दीवान और कर्मचारियों का कहना है कि आसमुद्र हिमाचल व्यापी उनका राज्य है। मुगल सरकार से युद्ध करने के कारण वीरता के लिए बादशाह अकबर से नाहरगढ़ के पूर्व पुरुष राजा हिकमत सिंह बहादुर को वाहवाही मिली थी। पुरुषानुक्रम से अब वीरता का खिताब दलजीत सिंह को मिला है, मगर आज वीरता दिखाने की जरूरत कहाँ पड़ती है। जरूरत पड़ने पर वे रेजिमेंटेंट साहब या बड़े लाट साहब के साथ शिकार खेलने जाते हैं। राजा के कर्मचारी ढोलक बजाकर, हाँक लगाकर शेर, भालू वगैरह को राइफल की रेंज के बीच में ले आते हैं और वे हाथी की पीठ पर रखे हौदे पर सवार होकर गोली चलाते हैं। सो मजली रानी की बीमारी के कारण उनका मन भी व्याकुल था। जब गोरे रेजिडेंट साहब की चिट्ठी मिली तो उन्हें दुविधा नहीं हुई। पंजा करके कर्मचारियों को हुक्मनामा दे दिया। मरीज को देखकर डॉक्टर बाहर निकल आएगा और तब पंजा छीन लिया जाएगा। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक मरीज की बीमारी दूर न हो जाए। नियमानुसार पंजा गेट पर दिखाना पड़ा। खोजा दिलखुशा सिंह ने पंजे की जांच की और उसे मजली रानी के महल में ले गया। वहां जाने के लिए महल दर महल पार कर कितनी ही सुरंगों गलियों का चक्कर लगाने के बाद अनगिन अजीब घाघरे, दुपट्टे और सुरमे लगी आंखों के कटाक्षों का सामना करना पड़ता है। झालरदार मच्छरदानी के अंदर मजली रानी यशोदाबाई का कमरा है। मच्छरदानी की ओट में यशोदाबाई लेटी हुई थीं। दिलखुशा सिंह के कहने पर दूसरी तरफ से बांदी ने मजली रानी का हाथ बाहर निकाल दिया। बीमारी की जांच की गई, पूछताछ किया गया, क्या क्या खाती हैं, क्या क्या नहीं खाती हैं। ये पूछने पर बांदी के माध्यम से जवाब मिला। इसी तरह 3 दिनों तक सिलसिला चला। डॉक्टर को 3 बार आना जाना पड़ा। दवा दारू दिया गया। अजमेर से दवा मंगवा कर दी गई। दिलखुशा सिंह को अच्छी तरह समझाना पड़ा। उसके बाद राजा को पंजा दिखाकर राजकोष से रुपया निकलवाना पड़ा, मगर उससे भी कोई विस्मयकारी प्रभाव नहीं हुआ। प्रभाव हुआ तो आकस्मिक ही। राजा को सूचना मिली कि नए बंगाली डॉक्टर साहब ने मजली रानी की बीमारी दूर कर दी। उसके बाद राजा के आम दरबार में उसकी बुलाहट हुई। सदानंद बाबू ने कहा, इसी को तकदीर कहते हैं साहब। शायद माँ की एक अदद चूड़ी चुरा कर आया था और हो गया राजवैद्य। पुराने राजवैद्य की खिलहत छीन ली गई। उसके पास सिर्फ जागीर ही रह गई। किसके भाग्य से 3,000 जागीर मिली पता नहीं। राजा रजवाड़े की बात ठहरी। कब किसके भाग्य में फूल की माला रहती है और कब किसे जूते का हार पहनाया जाता है, कौन जाने। मैंने पूछा, आपने डॉक्टरी पास की है, फिर आपके लिए नौकरी की कौन सी कमी है? बंगाल में अब आपको कोई नौकरी नहीं मिली क्या? डॉक्टर बोला, मैं बंगाल में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था, वरना यहाँ आता ही क्यों? मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ था? डॉक्टर ने चुप्पी साध ली। डॉक्टर साहब ने राजा के लिए आलीशान महल बनवा दिया। सामने बगीचा है। सिर्फ राजे ही नहीं, राजकन्या भी। वो कैसे? सदानंद बाबू ने कहा, फिर सुनिए। वो एक इतिहास ही है। हम लोगों की आंखों के सामने ही सब हुआ है। यहाँ तक कि नाहरगढ़ का इतिहास भी हमारी आंखों के सामने ही घटित हुआ है। नाहरगढ़ के राजा घोर विलासी हैं। कोई काम धाम तो है नहीं, बस अय्याशी और अय्याशी। नहीं तो कहीं ऐसा होता है कि मैं रसगुल्ला बनाने जाऊं और मुझे इनाम में मिले हीरे की 5 अदद अंगूठियां, रेशमी धोती चादर और 700 रुपये नगद। राजमहल के मुसाहिब और दरबारी खाकर शाबाशी देने लगे। ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई। यह कहकर मजली रानी ने तारीफ की और अपनी उंगली के पन्ने की अंगूठी उतार कर दे दी। हालांकि रसगुल्ला बनाना उनकी समझ में कतई नहीं आया होगा। रसगुल्ला बनाना क्या इतना आसान है साहब? ऐसा होता तो हर कोई रसगुल्ला बनाने लगता। सो आखिर में डॉक्टर राजा साहब का प्रिय पात्र बन गया। चाहे कोई बीमार हो या ना हो, डॉक्टर को बुलाओ। दोपहर में आंखों में नींद नहीं उतर रही है तो बुला लाओ डॉक्टर साहब को। अंदर कोई अच्छा शरबत तैयार हुआ है तो बुला लाओ डॉक्टर साहब को। इसी तरह जब तब उसकी बुलाहट होने लगी। और डॉक्टर को भी काम में काम ही क्या था। राजवैद्य बन गया है, 3,000 की जागीर मिल गई है। राजा से हुक्म मिलने पर हाजिर होना ही तो राजवैद्य का असली काम है। फिर भी जब उसके पास वक्त रहता तब वो कमरे में अकेला लेटा रहता। मरुभूमि की गर्मी की वजह से आंखों में नींद नहीं उतरती तो उसे एक व्यक्ति की याद आती। आने के दिन जबरन उसके हाथ में जिसने सोने की चूड़ी थमा दी थी। सुधा मैंने कहा था, किसी ना किसी दिन कर्ज वसूल कर दूंगा, बस इतना ही वादा करने के अलावा कुछ कहने लायक मेरा मुंह नहीं रह गया है।
वनलता ने कहा था, अगर इसे तुम कर्ज न कहो तो हर्ज ही क्या है, मैं तुम्हें यूं ही दे रही हूँ। सुधा में उसकी बातें सुनकर जोरों से हंस पड़ा था। वनलता ने कहा था, देख रहा हूँ मुझे चप्पल से मारने की बात तुम अब तक भुला नहीं पाई हो। मैं भूल चुका हूँ। वनलता के चेहरे पर हंसी नहीं आई। जो आदमी इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाता है, उसके साथ निभाव होने में डर लगता है। सुधा में उस समय वनलता का हाथ अपने हाथ में थामे था। उसने कहा, तुम्हारे लिए मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। अपमान को भले ही आसानी से भूल जाता हूँ, मगर प्रेम को नहीं। वनलता ने कहा था, खत लिखने की बात तुम्हें याद दिलानी होगी। बगल के घरों की लड़कियां पूछती, आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है वनलता दीदी। एक ही दिन के दरमियान इस दुनिया में जैसे क्रांति आ गई हो। एक दिन पहले तक वो निहायत पराया था। हावड़ा स्टेशन पर सुदामे की गाड़ी पर नजर पड़ने के बाद से उसे सब कुछ सूना सूना जैसा लगने लगा था। हालांकि सुदामे उसका होता ही कौन है। एक ही अस्पताल में 26 वर्ष की एक नर्स और अभी अभी परीक्षा पास किया हुआ एक डॉक्टर काम करते थे। चेहरे से भी वो कितना कम वयस्क लगता था। वनलता ने इतना ही कहा था, मेरे कारण ही तुम्हें अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़ना पड़ा। सुधा मैंने कहा, सगे संबंधियों को छोड़ने से मुझे क्या लाभ हुआ या नुकसान, ये कहने का अभी समय नहीं आया है। वनलता ने कहा था, वो समय कभी आएगा। सुधा मैंने कहा था, ना आएगा तो तुम्हारा चप्पल से पीटना जितना झूठा साबित हो जाएगा, उतना ही झूठा साबित होगा तुम्हारा चूड़ी देना, और उसके साथ ही मेरा लाभ नुकसान भी झूठा साबित हो जाएगा। इतना जरूर है कि जाने के बाद सुधा मैंने एक पत्र लिखा था, राजपुताने की मरुभूमि में आने के बाद अभी तक किसी ओएसिस का पता नहीं लगा सका हूँ। चना चबीना खाकर सड़कों का चक्कर काटता हूँ और कुएं के पानी से प्यास बुझाता हूँ। आज भी तुम्हारी चूड़ी बेचने में भय का एहसास होता है। उसे हमेशा अपने पास रखे रहता हूँ। तुम हो, इस एहसास से सांत्वना मिलती है। चिट्ठी में कहीं वनलता से अनुरोध नहीं किया गया था कि वो चली आए। वनलता ने बार बार चिट्ठी को उलट पलट कर देखा। उसके बाद उसे आंचल में बांधकर चूल्हे पर भात की देगची चढ़ा दी। 26 साल की उम्र है ना, इसलिए सच्ची बात लिखने में आत्मसम्मान को धक्का लगता है। हालांकि कोई नौकरी खोज नहीं सकी है, फिर भी उसने लिखा, एक नए अस्पताल में नौकरी मिल गई है, कलकत्ते से दूर। अगर समय पर जवाब न भेज सकूं तो अन्यथा मत लेना। दोपहर में भात खाकर वनलता फर्श पर ही लेट गई। सुधा में यहाँ देखने नहीं आ रहा है कि कुछ कहे। राजपुताना कलकत्ता नहीं है, नाहरगढ़ भी कलकत्ता नहीं। डॉक्टर सुधामय की उम्र भी 23 साल की है, फिर वो 26 साल की युवती की व्यथा क्यों कर समझेगा। सुबह आँख खुलते ही सजने धजने का काम शुरू हो जाता है। दरबार जाकर राजा दलजीत सिंह बहादुर को कोर्निश करके बैठ जाना पड़ता है। उसके बाद दरबार समाप्त होता है तो खा पी कर तुरंत राजमहल के तहखाने के अंदर जाना पड़ता है। दिवा निद्रा के पश्चात राजा साहब शतरंज खेलने बैठते हैं। पहले कोई दूसरा ही साथी था, अब डॉक्टर है। किसी जमाने में राजमंत्री, दीवान जी, राणा जी, परदायेत जी, पेशबान जी, इनमें से किसी के साथ शतरंज खेलते थे। अब खेल का साथी है डॉक्टर। राजा साहब ने पूछा था, शतरंज खेलना आता है डॉक्टर? महाराजा के सामने ना नहीं कहना चाहिए। हाँ हुजूर, डॉक्टर ने कहा था। किसी जमाने में सुधा में शतरंज खेला करता था, तब उसमें अड्डेबाजी का नशा था। अब उसे नौकरी बचाने के लिए शतरंज खेलना पड़ता है। शतरंज खेलते खेलते ही सुधामय के जीवन में एक दिन चरम आत्मोपलब्धि आई। दूसरे शब्दों में उसे आत्मविभ्रम भी कहा जा सकता है। अगर वो शतरंज खेलने न बैठता तो वनलता के जीवन में ये दुर्भाग्य नहीं आता और कहानी लेखक की हैसियत से मैं शरबती बाई की कहानी नहीं जान पाता। सदानंद बाबू ने कहा था, मैं रसगुल्ला बनाने गया था और वहाँ से लौटा शरबती बाई की कहानी सुनकर। राजा के अंदर महल की बात है, मैंने कभी अंदर महल देखा भी नहीं था। बिना देखे वहाँ के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गुलाबी दुपट्टों और पर्दा नशीनों के चकित कटाक्षों की वहाँ भीड़ लगी रहती है। यहाँ सुरंग मिलेगी तो वहाँ कटाक्ष। बहुत खुशामदों और हाहाकारों का झमघट लगा रहता है। घाघरे और सुरमा काजल का रहस्य बिछा रहता है। बाहर की दुनिया की खबरें यहाँ नहीं पहुँचती। यहाँ वैसी ही नारियों का इतिहास अधिक मिलता है जिनका जन्म यहीं होता है और मृत्यु भी यहीं हुआ करती है। सेठ और व्यापारियों की ठकुरानियाँ तीज त्योहार में आती हैं। कोई लौट कर चली जाती है और कोई राजा की निगाह में जच जाती है तो वहीं रोक ली जाती है। किसी किसी की महत्वाकांक्षा तलघर के कैदखाने की धूमि में मिल जाती है।
राजा की नज़र पर चढ़ जाए तो फिर कोई साध अधूरी नहीं रह जाती। इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, महारानी की खुशामद करनी पड़ती है, मांझी साहब, पर्दायेत, पेशबानजी की खुशामद करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा खुशामद एकमात्र पहरेदार दिलखुशा सिंह की करनी पड़ती है। शरबती बाई यद्यप उनमें से ही एक थी, लेकिन ठीक ठीक उन जैसी औरतों की तरह नहीं थी। खेल में ज़्यादातर राजा साहब की हार होती थी। पहले तो राजा महाराजा काम धाम करते थे, लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए जाया करते थे, मगर आज के राजा लोगों को क्या कोई काम करना पड़ता है साहब? काम में काम इतना ही है, कहीं खूबसूरत लड़की है तो ले आओ, अगर किसी की खूबसूरत पत्नी है तो उठा कर ले आओ। इस तरह के अनगिनत औरतें अंदर महल में जमा हो गई हैं। वहाँ मर्द के नाम पर सिर्फ राजा साहब ही हैं, और साहब हर वक्त क्या सब कुछ अच्छा लगता है? यही वजह है कि बीच बीच में शिकार करने निकलते हैं, शतरंज खेलते हैं। नाहरगढ़ के राजा की उम्र भी कम है, 3 रानियां हैं और रानियों की उम्र राजा से भी ज़्यादा है। जब महाराजा 12 साल के थे, बड़ी रानी थी 20 साल की, मझली 16 की, और छोटी रानी का तब आगमन नहीं हुआ था। हर रानी के मायके से दहेज में 13-14 नौकरानियाँ मिली हैं, वे भी नवयुवती ही हैं। इसके अलावा रानियों की सखियाँ हैं, बाहर से उपहार के रूप में मिली हुई युवतियाँ। कोई स्वेच्छा से आई है तो कोई किसी को बहला कर लाया गया है। रात में गाने बजाने की महफिल में अगर उनमें से कोई आंखों को भा जाती है तो उसकी किस्मत जग जाती है। किसी को साजिश कर गुमशुदा कर दिया जाता है और तलघर की कोठरी में डाल दिया जाता है। फिर जिंदगी भर वो राजा की नज़रों के सामने नहीं आ पाती है। खूबसूरत औरतों के जीवन में ज़्यादातर विडंबनाएं ही हुआ करती हैं। यूँ मैं अंदर महल जा चुका हूँ और वहाँ जाकर मझली रानी को रसगुल्ला बनाना सिखाया है, मगर किसी को एक पल के लिए भी नहीं देखा है। खोजा साहब का कानून इतना कड़ा है। मगर डॉक्टर की बात ही अलहदा थी। राजा का वैद्य ठहरा और उस पर प्रिय पात्र। डॉक्टर बोला, हुजूर आपका फील कैद हो गया है। राजा साहब बोले, तुम्हारे मंत्री की क्या हालत करता हूँ, देख लो डॉक्टर। महल का तहखाना जमीन के अंदर बना है। गर्मी के दिनों में वहाँ बहुत ही आराम मिलता है। वहाँ के अंदर महल तक सुरंग बिछी है। ज़रूरत पड़ने पर राजा साहब ताली बजाते हैं और उसी क्षण उनका हुक्म तामील किया जाता है। घाघरे पहने दासी और बांदी आती हैं। पानी की ज़रूरत पड़ने पर पानी और शरबत की ज़रूरत पड़ने पर शरबत आ जाता है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ उसी क्षण हाजिर हो जाती है। राजा साहब मुसाहिबों से कहते हैं, डॉक्टर का दिमाग बड़ा तेज है, और न सिर्फ दिमाग ही तेज है, डॉक्टर हर तरह से योग्य है। डॉक्टर सामने आता है तो राजा साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट तिर जाती है। जो काम किसी से नहीं हो पाता है, डॉक्टर से कहो तो तत्क्षण हो जाता है। डॉक्टर की बात पर राजा साहब नाही नहीं कर सकते। सम्मान में भेद होने पर भी दोनों की उम्र एक ही है। इसी को कहते हैं बंगाली बुद्धि। देखिए ना, कहाँ उतनी दूर बंगाल, और वहाँ से आकर सभी पर अपना सिक्का जमा लिया। यही वजह है कि हम दोनों से हर कोई मन ही मन नाराज है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा। सदानंद बाबू बोले, उसके बाद ही शरबती बाई का आगमन हुआ। दोपहर से खेल चल रहा था। राजा साहब लगातार 6 बार हारते गए। अब की भी हार हो जाने का ही आसार था। किश्ती मात होने पर थी। डॉक्टर से जीतना मुश्किल था। उसी समय एक कांड हो गया। गर्मी के दिन थे, चाहे तहखाना ही क्यों रहे, मगर बेहद गर्मी थी। चैत का महीना, बाहर लू चल रही थी। आसमान के नीचे लोगों के प्राण व्याकुल हो रहे थे। प्यास के मारे गला सूख रहा था। डॉक्टर को प्यास लगी। डॉक्टर मदिरा मोदक वगैरह नहीं लिया करता था। बोला, 1 गिलास पानी चाहिए। पानी? राजा साहब ने ताली बजाई। उस ताली का अर्थ वहाँ जो लोग रहते हैं वे ही समझते हैं। ताली का इंगित पाकर पीछे की सुरंग के रास्ते से शरबती बाई आई। खेलना छोड़कर डॉक्टर उसी ओर ताकने लगा। गुलाबी बूटेदार घाघरा, छाती पर सुनहरे रंग की बित्ते भर की कंचुकी और उस पर महीन जाफरानी जरीदार दुपट्टा। इसके सिवाय देह पर कहीं भी कुछ नहीं। सिर पर सोने का घड़ा। दोनों हाथों से घड़े को हौले से थाम कर खड़ी हो गई। शरबती बाई मानो पैदल चलकर नहीं, तैरती हुई वहां आई हो। डॉक्टर ने पानी पिया और फिर शतरंज की चाल चली, मगर उसके बाद खेल जमा नहीं। राजा साहब को हैरानी हुई। डॉक्टर की ये पहली हार थी। उठने के समय राजा साहब ने सिर पर पगड़ी रखते हुए कहा, तुम्हें मैं एक उपहार देना चाहता हूँ डॉक्टर। उपहार? राजा साहब ने कहा, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? डॉक्टर ने कहा, नहीं। फिर तुम अब शादी कर लो। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, किससे?
शरबती बाई को तुम्हारे हाथ में सौंपने जा रहा हूँ। सोचिए तो सही, इतिहास में ऐसी घटना घटी हो, किसी ने ना देखा है ना सुना ही है। मुगलों के ज़माने में अलबत्ता इस तरह के शादी ब्याह हुआ है, मगर वहाँ तो राजनीति की बात थी। लालजी साहब, बाई लालजी को ऐसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है, मगर राजा के अंतापुर में किसी लावारिस लड़की के साथ ऐसी घटना घटी हो, इतिहास में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चारों तरफ धूम मच गई। किसी भी बाई लालजी के ब्याह शादी के मौके पर ऐसा धूमधाम नहीं मचा था। इधर उधर बयाना दिया, मोची जूता बनाने के लिए बैठ गया, हलवाई मिठाई तैयार करने लगा, हर जगह से अतिथि अभ्यागत आएंगे, जोर जोर से तैयारियां शुरू हो गईं। मुझे रसगुल्ला बनाने का हुक्म मिला, मगर जिन लोगों के लिए सब हो रहा है उनकी छाती अनवरत धड़कती रहती है। दिलखुशा सिंह ने शरबती बाई की पीठ थपथपाई। जा तू बच गई बेटी, तेरा मन खुश हो जाएगा। और डॉक्टर सुधा में, कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से एमबी की डिग्री प्राप्त डॉक्टर का मन भी भयभीत हो उठा। रात में बिछावन पर लेटने पर नींद उससे कतराती रही। कितने ही मील दूर एक अस्पताल में रात के वक्त ड्यूटी करती हुई एक लड़की भी शायद अनमनी जैसी हो उठी। उसका अपना कोई नहीं, कहीं उसका ठौर नहीं। किसी दिन उसने एक चूड़ी देकर एक निरुद्देश यात्री की सहायता की थी। उसके बाद वो शायद कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रही है। वनलता चिट्ठी लिखती है, नौकरी के कारण वक्त ही नहीं मिलता। अगर यथा समय पत्र नहीं लिख सकूं तो चिंता मत करना। नया देश है, दूध पीते रहना, वहाँ शुद्ध घी तो मिलता है, उसका इंतजाम कर लेना। यहाँ बाजार में हिलसा मछली मिलने लगी है, तुम्हारे लिए मन उदास उदास रहता है। वनलता की चिट्ठी से 26 साल की उम्र की कमजोरियाँ टपकती हैं। वो जैसे उपदेश दे रही हो, जैसे कोई ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे की ओर ताक रहा है, आमने सामने से नहीं। सुधा में की भी उसे चिट्ठी मिलती है। अब तुम्हारे सोने की चूड़ी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी उसे अपने पास रखे रहता हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम कहीं आसपास ही हो, हृदय के बिल्कुल पास। वनलता बार बार चिट्ठियाँ पढ़ती है, उलट पुलट कर पढ़ती है, रसोई करने के वक्त पढ़ती है। जाने के बारे में कहाँ कुछ लिखा है। हो सकता है अब तक सुधा में ठीक से जम नहीं पाया हो। घर द्वार अच्छी तरह सहेजना होगा, अच्छी तरह से सारा इंतजाम करना पड़ेगा। वनलता को जैसे तैसे रखा नहीं जा सकता, जहाँ तहाँ नहीं रखा जा सकता। अपने मुंह से भला कहीं कहा जाता है कि मैं जाना चाहती हूँ। जाने के बारे में उसने कुछ तो लिखा नहीं। कहाँ लिखा है कि चली आओ, तुम्हारे लिए घर द्वार सहेज कर बैठा हूँ, कि अपनी नौकरी छोड़ दो, कि अब मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। वनलता एक अस्पताल छोड़कर दूसरे में जाकर नौकरी करती है, दूसरे से तीसरे में, मगर कहीं वो अपने आप को टिका नहीं पाती है। थोड़ी सी भी असुविधा होती है तो कहती है, देखिए आप लोगों की तरह मेरी हालत नहीं है, मैं नौकरी नहीं करूँगी तो भी मेरा काम चल जाएगा। सरलादी कहती है, सुना है वनलता दीदी कि तुमने एक डॉक्टर को चप्पल से पीटा था। वनलता चौंक उठती है, किसने कहा? लगता है यहाँ हावड़े में भी बात फैल गई है। कहती है, अपने सुपरिटेंडेंट से भी कह देना, जरूरी हुआ तो उसे भी जूते से पीटने में बाज नहीं आऊँगी। सरलादी कहती है, इन बातों पर सोचना ही फिजूल है। नौकरी करने आई हो तो नौकरी करनी ही है। नौकरी के बगैर हम लोगों का काम कहीं चल सकता है? हमारी नीयत यही है। वनलता कहती है, तुमसे सच्ची बात ही बताती हूँ सरलादी, मुझे ज़्यादा दिनों तक नौकरी नहीं करनी है। सरलादी को जैसे आश्चर्य होता है, वो विश्वास नहीं कर पाती हैं। कहती हैं, बगैर नौकरी किए किस तरह चलेगा वनलता दी? वनलता कहती है, कलकत्ता छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ? वनलता कहती है, चाहे जहाँ हो, मैं काम जानती हूँ। काम जानने से खाने पीने और रहने का अभाव। सरला दी कहती है, मुझे भी अपने साथ ले लेना वनलता दी, मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता है। यही वजह है कि अखबार खोलकर मैं सिर्फ विज्ञापन देखा करती हूँ। वनलता कहती है, मेरे साथ चलोगी, मगर बहुत दूर जाना होगा। बहुत दूर? कहाँ? नाहरगढ़। सरला दी कहती है, नाहरगढ़ कहाँ है बहन? कभी ये नाम सुना नहीं। राजपूताने में। शरबती बाई ने कहा था। बंगाल कहाँ है? सुधा मैंने कहा था, बहुत दूर। बहुत दूर अंदाज लगाते वक्त शरबती बाई की आंखें फैल जाती हैं। बहुत दूर के आदमी से जैसे उसे भय का एहसास हो, मानो शरबती की आंखों में भय की छाया हिलती डुलती रही हो। राजा साहब ने कोई त्रुटि नहीं रहने दी है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर से सगे संबंधी और अतिथि आए हैं, आकर अंदर महल में प्रवेश कर रहे हैं। राजपुरोहित मंत्रोच्चारण कर विवाह का कार्य संपन्न करा रहा है। जब शादी हो रही है तो चाहे वो बंगाली मत से चाहे राजपूत मत से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह, सुहागरात, प्रीति भोज
सब कुछ राजसी ठाट से संपन्न हुआ। राजा साहब ने पूछा, तुम्हारे किसी सगे संबंधी को निमंत्रण भेजना है? मगर है ही कौन जिसे निमंत्रण भेजा जाए? मगर जब सुधामय ने किसी से कोई संबंध रखा ही नहीं है तो फिर जरूरत ही क्या? इसके अलावा अकेले राय साहब 100 आदमी के बराबर हैं। राजा साहब के रहने पर किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं। शरबती बाई ने सुहागरात में कहा था, मुझे छूना मत। शायद प्रथम लज्जावश ही ऐसा कह रही है, मगर वो तो राजा के अंदर महल का आदमी है। जवानी के मामले में वहाँ जो खरीद बिक्री चलती है उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए थी। अपनी आंखों से ही वो देख चुका है कि जवानी किस तरह दुनिया को जीत लेती है। मामूली किसान की लड़की किस तरह महारानी से भी ऊंचे पद पर पहुंच जाती है। बचपन में एक बार उसके पिता ने कहा था, नौकरी कर लो, मैं अब तुम्हें पढ़ाने में असमर्थ हूँ। सुधामय ने तब कुल मिलाकर ISC की परीक्षा पास की थी। मैं किरानीगिरी नहीं करूँगा, उसने कहा था। उसके पिताजी को गुस्सा आ गया था। फिर तुम्हारी मर्जी हो, जो करो, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सकूं। चाचा लोगों के भी उसने दरवाजे खटखटाए थे। उन लोगों ने कहा था, डॉक्टरी पढ़ना मामूली बात नहीं है। सिर्फ पैसा खर्च करने से काम नहीं चलता है, उसके लिए अकल की भी ज़रूरत पड़ती है। पिताजी अलबत्ता उसका डॉक्टरी पास करना नहीं देख सके। माँ के साथ भी यही बात हुई। चाचा ने देखा था, मगर उसके बाद ही चारों तरफ कलंक फैल जाने के कारण उसे भागना पड़ा था। फिर बंगाल से उसका कोई रिश्ता रहा ही नहीं। एकमात्र वनलता से ही थोड़ा बहुत संपर्क रहा, मगर वनलता को इस बात की सूचना कैसे दी जाए? रविवार की सुबह को वनलता की एक चिट्ठी मिली थी। उसने लिखा था, नौकरी के कारण बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, वक्त ही नहीं। सोचती हूँ किसी दूसरे अस्पताल में नौकरी करूँ, यहाँ की मैट्रन भली नहीं है। रहने दो, वनलता को नौकरी में ही उलझी रहने दो, और सुधा में वहीं रहे। शरबती बाई है, राजा साहब हैं, फिर उसके लिए डरने की कौन सी बात है? सुधा मैंने पूछा था, तुम्हें डर लगता है? शरबती बाई ने जवाब नहीं दिया था। गुलाबी बूटेदार घाघरे, एक बित्ते की कंचुकी और जाफरानी रंग के महीन दुपट्टे में वह अपने आप को हसीन बनाए हुए थी। छूने से जैसे उसकी जान चली जाएगी। अंततः शरबती बाई की जाति भ्रष्ट नहीं हुई थी। उसने कहा था, तुमने मुझसे शादी क्यों की बाबू? सुधा मैंने पूछा था, क्यों, तुम सुखी नहीं हो? तब राजा साहब का देहांत हो चुका था। तीनों रानी विधवा हो चुकी थी। राज्य का मुखौटा ही बदल गया है। डॉक्टर का पहला प्रभाव और सम्मान क्षीण हो चुका है, बस जागीर ही रह गई है। राजा साहब उस जागीर को 3 हजारी से 50 हजारी बनाकर मरे थे, इसलिए अब तक बरकरार है। तब शरबती बाई की हालत शोचनीय हो चुकी थी। अब उसे छुआ नहीं जा सकता है। सुधा में इंजेक्शन पर इंजेक्शन देता जा रहा है। रात दिन वो जगा रहता है। उसने मोटी मोटी किताबें मंगवाई हैं। मेडिकल साइंस की इतनी किताबें हैं, फिर भी इस रोग का इलाज क्यों नहीं होगा? ये रोग दूर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा में हौले हौले उसके घावों पर मलहम का लेप करता है। शरबती बाई का पहले का वो रूप कहाँ चला गया? अब उसका मुंह हाथ धोकर अंगोछे से पोंछ देना पड़ता है। शरबती बाई दर्द से छटपटाती रहती है। शरबती बाई कातर नैनों से पूछती है, तुमने मुझसे शादी क्यों की बाबू? मगर तब सुधा में किससे कैफियत तलब करे? जिससे तलब किया जा सकता था वो है ही नहीं। तब लालजी साहब की साजिश से राजा साहब की हत्या हो चुकी थी। तब उनकी प्रेतात्मा अंतापुर में, महलों में, तलघर की कोठरियों में, सुरंग की गलियों में, अलिंदों में तथा मांझी साहब, महारानी, परदायेत और पेशबांजी के कक्षों में हाहाकार मचाती हुई चक्कर काट रही थी। सुहाग की रात में कमरे एकांत में शरबती बाई का उन्मुक्त यौवन पुनः दहक उठा। सुधा में उसकी ओर निहार कर उन्मत्त जैसा हो उठा, ठीक उसी तरह जिस तरह की शतरंज खेलने के समय वो उन्मत्त जैसा हो उठा था। बाहर मरुभूमि की रात्रि जादू के मंत्र से जैसे मंदिर हो उठी थी। राजा के आदेश से आज इस घर में समारोह में कोई कमी नहीं रह गई है। इत्र, गुलाब जल, फूल एवं पेय पदार्थ, किसी भी चीज की उन्होंने कमी नहीं रहने दी है। अंतापुर की महिलाएं उत्सव के अंत का संवेद गीत गाकर विदा हो चुकी हैं। बाहर उत्सव का बाकी अंश अब भी चल रहा है। कानों में उसका स्वर तैरता हुआ आ रहा है। शरबती बाई चिल्ला उठी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ बाबू, मुझे मत छुओ। क्यों? विवाह के इतिहास में नववधू का इस तरह आचरण कभी सुनने को नहीं मिलता था। कम से कम सुधा मैंने नहीं सुना था। फिर भी वो रात वैसे ही बीत गई। दोनों जगे हुए हैं, एक पलंग पर और दूसरा पलंग के नीचे। सुबह होते ही रात के फूल गए। इत्र और गुलाब जल की तीव्र सुरभि मरुभूमि की शुष्क वायु में विलीन हो गई।
भोर होते ही शरबती बाई सुरंग के रास्ते से अंतापुर की ओर चल गई और सुधा में बाहर के दरवाजे से निकल आया। आज से कितने वर्ष पहले की ये कहानी है। यदि तुम्हारी चिट्ठी नहीं मिली होती तो इस कहानी का मुझे स्मरण ही नहीं आता। इस कहानी का केंद्र बिंदु वनलता जैसी लड़कियां हैं। शरबती बाई कोई खास महत्व नहीं रखती। वनलता किसी दिन तुम्हारी तरह 26 साल की युवती थी। तुम्हारी तरह वो भी नौकरी करती थी और तुम्हारी तरह मुंह खोलकर कुछ कहने में उसे लज्जा का बोध होता था। तुम्हारी ही तरह वो भी सुधामय के पूरे बचपने को संदेह की दृष्टि से देखती हुई उससे दूर रहना चाहती थी। उम्र में ज़्यादा होने से व्यथा तो झेलनी ही पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस व्यथा को लाज से ढककर रखना बहुत बुरा होता है। सरला दी कहती, किसके लिए स्वेटर बुन रही हो वनलता दी? सुधामय का नाम लेने में वनलता को शर्म महसूस होती थी। कोई ना कोई आएगा ही, तब उसी को दे दूंगी, वो कहती। सरला दी कहती, अगर किसी को आना होता तो अभी ही आता। तुम्हारी उम्र तो तेजी से बढ़ती जा रही है बहन। किसी किसी दिन सरला दी कहती, तुमने कहा था राजपूताना जाओगी, नहीं जाओगी क्या? वनलता दी कहती, धत, तुम्हें यूं ही कह दिया था। फिर भी वो बार बार सुधामय की चिट्ठियां पढ़ती, मगर पढ़ने पर उसे कहीं बुलाहट की गंध नहीं मिलती। चिट्ठी में उसे कहीं व्यथा का कोई एहसास नहीं मिलता था और न ही अकेलेपन का संतरास। वो लिखता था, नौकरी करने पर सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तुम भी चुपचाप झेलती जाओ। तुम्हारी सोने की चूड़ी अभी तक मेरे पास है। मैं तुम्हें चूड़ी वापस नहीं करने जा रहा हूँ। वो मेरे पास रहती है तो मुझे शांति मिलती है। लगता है तुम मेरे आसपास ही हो। उसके बाद भी वनलता पढ़कर देखती है। कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि तुम चली आओ, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। सुधा में ये बात साफ साफ क्यों नहीं लिखता है? रात के एकांत में शरबती बाई से दोबारा भेंट हुई। एक ही दिन में उसका चेहरा जैसे दयनीय हो गया। राजा के प्रासाद के अंतापुर को छोड़कर शरबती बाई सुधामय के घर चली आई है। राजा साहब ने उन दोनों का एक विशाल तैलचित्र बनवा दिया है। वो दीवार पर टांगा गया है। शरबती बाई बहुत ही सुंदर दिखती है, लेकिन सुधामय को लगता है शरबती बाई स्वेच्छा से घूंघट की ओट में अपना मुखड़ा छिपाए हुए है। हाथ थामते ही शरबती बाई दूर हट गई। मुझे मत छूना बाबू। ये कैसा अनुरोध है कि सुधामय अपनी पत्नी को छू नहीं सके? शरबती बाई बोली, नहीं, मैं बीमार हूँ। बीमार? सुधामय सचमुच एक कदम पीछे हट गया। शरबती बाई मरीज है तो वो डॉक्टर है। कौन सी बीमारी है? तमाम बीमारियों की दवा उसके पास है। सुधामय बीमारी दूर कर देगा। बीमारी के कारण डरने की कौन सी बात है? मगर डॉक्टर रोगी का स्पर्श ना करे, ये कैसी बात है? शरबती बाई बोली, मुझे छुओगे तो तुम्हें भी बीमारी पकड़ लेगी। सुधामय ने अब सीधा सवाल किया, कौन सी बीमारी है? शरबती बाई ने कहा, उन लोगों ने तुम्हें सबक सिखाने के ख्याल से मुझे तुम्हारे शतरंज के खेल के अड्डे पर भेजा था। वे लोग तुमसे बेहद चिढ़े हैं। सुधामय ने पूछा, मुझसे चिढ़े हुए क्यों हैं? शरबती बाई बोली, क्योंकि राजा साहब तुम्हारी मुट्ठी में हैं। मुझे वे कैसे सबक सिखाएंगे? शरबती बाई बोली, तुमसे मेरी शादी कराकर वे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। सुधामय बोला, तुमसे शादी होने से मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाएगी? शरबती बाई बोली, हाँ बाबू, बर्बाद हो जाएगी। मेरी तो हो ही चुकी है। सब कुछ सुनने के बाद सुधामय भौचक सा रह गया। शरबती बाई बोली, मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं। किसी को अगर सबक सिखाना होता है तो लुभाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और वे लड़कियां? शरबती बाई बोली, वे वही यातना से छटपटाती रहती हैं और कुष्ठ की बीमारी से ग्रसित होकर मर जाती हैं। सुधामय बोला, राजा साहब को मालूम है? शरबती बाई बोली, हुजूर, उन्हें सारी बातें मालूम है। एक मैं ही हूँ जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है। इसके पीछे दिलखुशा सिंह का स्वार्थ है, लाल साहब की साजिश है और बड़ी रानी चंद्रावत ने परामर्श दिया है। ये सब बहुत बात की बात है। दूसरे दिन सवेरे दरबार में हाजिर होकर सुधामय ने राजा साहब से मिलने की अनुमति मांगी। मुसाहिबों ने कहा, राजा साहब आज दरबार नहीं करेंगे हुजूर। क्यों? उनकी मर्जी। दूसरे दिन भी राजा साहब नहीं आए। तीसरे दिन उनके बारे में सूचना मिली, रेजिडेंट साहब आए हैं। कुछ दिनों तक छानबीन चलती रही। अरावली पर्वत की नहर से ढेर सारा पानी बह गया। बहुत सारे इनाम सुरंग की अंधेरी गलियों में बांटे गए। उस दिन सारे राज्य में तहलका मच गया था। कितनी अफवाहें फैली, कितनी ही कहानियाँ। कोई कहता ये लालजी साहब का काला कारनामा है, कोई कहता रानी चंद्रावत के परामर्श पर ऐसा किया गया है, कोई कहता इसमें दिलखुशा सिंह का हाथ है। रेजिडेंट का रिपोर्ट दिल्ली पहुंचा। नाहरगढ़ का रूलिंग प्रिंस दिल के दौरे के कारण चल बसा।
शरबती बाई बोली, आप मेरे लिए क्यों तकलीफ उठा रहे हैं बाबू? शरबती बाई ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, बड़ी बड़ी आंखों को फैलाए ताकती रहती है। कभी कभार उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थरथरा उठते हैं। हमारी वो शादी शादी नहीं थी बाबू, आप मुझे भूल जाइए। सुधा मैं तब किताब खोलकर पढ़ रहा था। दिन रात वो किताबों के पन्ने को पलटता रहता। पूछता है, तुम्हें भूख लगती है? कभी कभी पढ़ते वक्त उसके मन में कोई खटका पैदा होता है। मेरे सामने शर्माओ नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। अजीब जीवन है। इतनी अजीब जिंदगी का परिचय सुधामय की डॉक्टरी की किताब में भी नहीं मिला है। कहाँ कहाँ से इन लड़कियों को लाया गया है। किसी को खरीद कर लाया गया है, किसी को चोरी चुपके उठाकर। लड़कियां गाँवों की हैं, हो सकता है पानी भरने के लिए कुएं के पास आई हों और फिर लापता हो गई हों। उसके बाद वो दिलखुशा सिंह के हाथ में सौंप दी जाती हैं। उसमें से जो बेहद खूबसूरत होती है, उसके शरीर में रोग के कीटाणु भर दिए जाते हैं। जब किसी को सबक सिखाना होता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे रात भर के लिए कोई हसीना उपहार स्वरूप दी जाती है। उसके बाद रोग के कीटाणु शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर रक्त में घुल मिल जाते हैं। उसके बाद यंत्रणा की शुरुआत होती है। एक रात के विनम्र के चलते कठोर यंत्रणा के बीच जीवन का अंत होता है। शरबती बाई कहती है, तुमने मुझसे शादी क्यों की बाबू? बहुत दिन पहले की बात है। एक रात अचानक अंदर महल का दरवाज़ा खुला। दिलखुशा सिंह के पास खबर पहुंची। किसी समय मुगलों के ज़माने में लड़ाई के दिनों यहाँ सशस्त्र सैनिकों का पहरा रहता था। महाराजा सैन्य सामान लेकर युद्ध भूमि की ओर गए हैं। यहाँ पराजय का समाचार पहुँचता है। मुगलों की सेना दल बांधकर नाहरगढ़ की ओर आ रही है। यहाँ के प्रहरी बर्छी, भाला, ढाल, तलवार, ऊंट घोड़ा तैयार हैं। अंतापुर समाचार भेजा गया है। खोजा पहरेदार सतर्क खड़े हैं। मुगल सेना के अंतापुर में प्रवेश करने के पहले सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अग्निकुंड तैयार किया जाएगा। मांझी साहब, बड़ी रानी, मझली रानी, छोटी रानी, उनकी सखियाँ, पर्दायेत, पेशानजी, दासी, बांदी सभी पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। एक एक कर सभी को अग्निकुंड में कूदना है, इसलिए कि मुगल सैनिक देह का स्पर्श न कर सकें। हर कोई जौहर व्रत का पालन करेगी। आज वो दिन न रहा, लेकिन आज भी पहरेदार उसी तरह खड़ा है। दिलखुशा सिंह खुद मशाल लेकर पहुंचा है। बोला, अपना चेहरा दिखाओ। चेहरा देखकर दिलखुशा सिंह अवाक रह गया। इतनी कम उम्र की लड़की और रूप की ये छटा। दोनों व्यक्तियों ने उसे दिलखुशा सिंह के हाथों में सौंप दिया और वे अंधेरे में खो गए। इस्पात का दरवाज़ा भड़बड़ाता हुआ बंद हो गया। उसके बाद महल दर महल पार करते हुए दिलखुशा सिंह और एक लड़की आगे बढ़ते गए। अंत में वे एक कमरे में पहुंचे। वो दिलखुशा सिंह का कमरा है। कमरे के कोने से लाल कपड़े में बंधा खाता बाहर निकाला गया। खाता के पन्नों को उलटते हुए पूछा, तुम्हारा क्या नाम है छोकरी? छोकरी बोली, मोहरबाई। दिलखुशा सिंह ने उसका नाम लिख लिया। उसके बाद बड़ी रानी के पास ले गया। उस समय गाँव तकिए पर टिकी बड़ी रानी गुड़गुड़ी से तंबाकू पी रही थी। अफीम ले चुकी थी। बगल में कई सखियां और बांदियां खड़ी होकर उनकी खिदमत कर रही थीं। सामने पनबट्टा पड़ा था। दिलखुशा सिंह बेरोक टोक कहीं आ जा सकता था। कमरे के सामने जाकर पुकारा, चंद्रावत जी, चंद्रावत जी। चंद्रावत वंश की लड़की हैं। वे बोली, कौन है? दिलखुशा ने सामने आकर मोहर को उपस्थित किया। सलाम करो, उसने आदेश दिया। ये कौन है? आज आई है, बिल्कुल नई है, नाम है मोहरबाई। बड़ी रानी ने आंखें उठाकर गौर से देखा। सखियों और बांदियों ने भी उसकी ओर गौर से देखा। देखते हुए हंसी से लोटपोट हो गईं। बाप रे, बिल्कुल ठंडे शरबत जैसा चेहरा है। सब कुछ देखने सुनने के बाद मोहरबाई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वो कहाँ आ गई? वे लोग उसे राजमहल दिखाने का लोभ देकर उसके बाप से 100 रुपये में खरीद लाए हैं। बाप से उन लोगों ने कहा, तुम्हारी लड़की सुख से रहेगी सेठ जी, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, और कहीं राजा साहब की निगाह में जच गई तो फिर कहना ही क्या। उसके बाद उसे बैलगाड़ी पर बिठाकर ले आए और यहाँ पहुँचा गए। लगता है वो जैसे परियों के देश में आ गई हो। एकाएक बड़ी रानी की आवाज़ सुनकर उसे होश आया। बड़ी रानी बोली, ठंडे शरबत की तरह चेहरा है, इसका नाम शरबती बाई रहे। शरबती बाई अंतापुर में घूमती फिरती रहती है। इस महल से उस महल में होली के दिन अबीर गुलाल उड़ाती है। शादी विवाह के अवसर में मिठाई खाती है। दीपावली में नए कपड़े पहनती है। नाटक, नौटंकी या बाजीगरी के खेल का प्रदर्शन होने पर देखती है। गीत सुनती है, अभिनय देखती है, पर्व त्योहार मनाती है। अब वो और लोगों की तरह वहाँ की एक सदस्य हो गई है।
उसके बाद एक दिन उसने जवानी की दहलीज पर पांव रखे। दिलखुशा सिंह ने कहा, शरबती बाई जी, अब शरारत मत किया करो, तुम अब युवती हो चुकी हो। सचमुच एक दिन वो युवती में परिणत हो गई और ये युवावस्था ही उसके लिए काल साबित हुई। अब वो अपनी छाती को कंचुकी से ढक कर रखने लगी, माथे पर दुपट्टा लहराने लगा, बालों की चोटी बल खाने लगी, पाँव में कड़ा, कानों में झुमका और गले में हार। राजमहल का यही नियम है, यही नियम अनादिकाल से चला आ रहा है। आज जो पर्दायेत हैं, किसी जमाने में वे भी इसी तरह यहाँ आई हैं, दुनिया के तमाम रिश्तों से अलग होकर। उन लोगों के लिए एकमात्र पुरुष हैं राजा साहब, दूसरा कोई नहीं है। इस दुनिया में एक ही पुरुष है, बाकी सब नारियाँ। इसी पुरुष के मनोरंजन के लिए संख्यातीत नारियों का जीवन, यौवन, मान सम्मान सब कुछ न्यौछावर है। लेकिन अचानक शरबती बाई के जीवन में एक दुर्घटना घटित हुई। होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। चारों ओर झाड़, फानूस, फूल पत्ती, मिठाई की बहार। नए कपड़े, नए जूते, नए घाघरे मंगाए गए हैं। सभी आने लगे हैं। दूर दूर के नामी गिरामी व्यक्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। उन लोगों की लड़कियां, स्त्रियां, बहनें सभी आई हैं। मगर शरबती बाई पर नज़र पड़ते ही सभी अचकचा उठीं। इतना रूप, इतनी रूपवती भी कोई होती है? जैसे वो आज सबको पराजित कर देगी। राजा साहब के सामने सभी को आज पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। सभी की पोशाक, साज सज्जा व्यर्थ साबित हो जाएंगे। एकमात्र शरबती बाई आज सभी को बौना बना देगी। सभी ने पूछा, वो कौन है बहन? शरबती बाई। सर्वनाश! ऐसे रूप को राजा साहब की आंखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसी रूपवती प्रत्यक्ष सामने पड़ जाए तो सभी का रूप मलिन हो जाएगा। बड़ी रानी चंद्रावती ने चुपके से दिलखुशा सिंह को बुलाया। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। किसी ने कुछ भी नहीं सुना। जब उत्सव का प्रारंभ हुआ तो शरबती बाई दिखाई नहीं पड़ी। शरबती बाई तब तहखाने के कैदखाने के अंधेरे में खामोश बैठी थी। उसके बाद कितने ही साल लुढ़क गए। शरबती बाई को उत्सव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, मगर उसे दूसरा काम दिया गया है। वो काम और भी कठिन है। राजा के अच्छे बुरे, मंगल अमंगल के काम में उसका उपयोग किया जाएगा। ऐसा करना ही पड़ता है। जब राजा से कोई दुश्मनी मोल लेता है, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, तब उनका भरपूर सम्मान कर उसे मदिरा पिलाकर नशे में चूर कर दिया जाता है और रूपसी नारी को उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। शरबती बाई जैसी लड़कियों को यही काम करना पड़ता है। शत्रुओं का जीवन नष्ट कर दिया जाता है। इस काम के लिए सिर्फ शरबती बाई ही नहीं है, मोतिया बाई, अख्तरी बाई, गुलाबी बाई भी महल में यही काम करती हैं। वे लोग ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती हैं, फिर भी उन्हें जिंदा रखना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता देना पड़ता है। उसके बाद बहुत दिनों के बाद एक दिन दिलखुशा सिंह मशाल लेकर आता है, दरवाजे का ताला खोलता है और धुंधलके से भरे कक्ष में एक विकलांग मूर्ति प्रवेश करती है। आते ही सांप की तरह दबोच लेती है। उसके बाद रात के रोमांच को व्यतीत करने में 6-7 दंड लगते हैं। दिलखुशा उसे फिर बाहर ले आता है। उसके बाद फिर वही सिलसिला चलता है। उसके बाद फिर दिन में भी। रक्त के अणु परमाणु में अच्छी तरह कीटाणु मिल जाएं, अच्छी तरह अस्थि मांस मज्जा में अपनी जड़ जमा लें, कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। मोतिया बाई, अख्तरी बाई, गुलाबी बाई सभी के जीवन में ऐसा घटित हुआ है। शरबती बाई के जीवन में भी घटित हुआ। बड़गाजी सेठ खानदानी आदमी है, मगर बड़ा ही मतलबी। रतनगढ़ के नवाब के पास जाकर नाहरगढ़ के राजा साहब की निंदा करता है, जमींदारी के रैयतों पर धावा करता है, गाय, घोड़ा और ऊँटों का काफिला चुरा कर ले भागता है। उसे सबक सिखाना है। रेजिडेंट साहब के पास दरखास्त भेजकर मामला मुकदमा जो करने हैं सो तो किया ही जाएगा, मगर सेठ जी को सबक सिखाना चाहिए। सेठ जी को अच्छी तरह खिलाया पिलाया गया। मदिरा आई, बाई जी आई और रात जब गहरा गई तो आई गुलाबी बाई। सेठ जी ने गुलाबी बाई के साथ एक ही बिस्तर पर रात गुजारी। उसके बाद सेठ जी की अस्थि मांस की मज्जा में गुलाबी बाई की समस्त कामनाएं प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के रूप में परिणत होकर चिरकाल के लिए बस गईं। उसके बाद ये स्थिति 4 या 5 साल तक रही। राजा साहब के जितने शत्रु थे सभी का इसी प्रकार विनाश किया गया है। शरबती बाई दयनीय आंखों से ताकती रहती है और क्षीण स्वर में कहती है, मुझसे तुमने शादी क्यों की बाबू? हम शादी के लिए नहीं हुआ करती हैं। अब की दूसरी घटना घटी। राजा साहब को भी इसका पता नहीं था। ये कारनामा था बड़ी रानी दिलखुशा सिंह और लालजी साहब का। बंगाली डॉक्टर ने चालाकी से 3,000 की जागीर को बढ़ाते बढ़ाते 50,000 की जागीर हथिया ली।
राजा साहब डॉक्टर की बात पर उठते बैठते हैं, उसे मज़ा चखाना होगा। वो रोज़ शतरंज खेलने तहखाने में आता है। जब राजा साहब पानी के लिए ताली पीटेंगे तो पानी लेकर जाएगी शरबती बाई। सुबह आकर ही दिलखुशा सिंह साज सज्जा की प्रचुर सामग्री दे गया है। कुमकुम, सुगंधित तेल, फूल, पहुँचा, कंगन, टिकुली। अच्छी तरह से साज सज्जा करो, अच्छी तरह सज धज कर मोहनी मूर्ति धारण करो, लीला करके मोह भंग करो। आपत्ति नहीं कर सकती हो। राजा के मंगल के लिए स्वार्थ त्यागना होगा, रोने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद शरबती बाई को मोहनी रूप में सज्जित कर तहखाने के बगल वाले कमरे में रख दिया। दिलखुशा सिंह ने कहा, राजा साहब यदि 3 बार ताली बजाएं तो समझना पानी मांग रहे हैं, 2 बार बजाएं तो मदिरा और 1 बार बजाएं तो तंबाकू। राजा साहब ने 3 बार ताली बजाई। सदानंद बाबू ने बताया था, बाद में साहब मैं एक बार और नाहरगढ़ गया था। अब की भी रसगुल्ले का ही बयाना दिया गया था। शरबती बाई के विवाह के अवसर पर रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगा था। इस बार भी रसगुल्ला बनाने का हुक्म मिला। तब दत्तजीत सिंह मर चुके थे। दिलखुशा सिंह और बड़ी रानी का बोलबाला था। बड़े राजकुमार राजगद्दी पर बैठे थे। डॉक्टर साहब का पहले जैसा सम्मान नहीं रह गया था। सदानंद बाबू ने कहा, भयंकर कांड। जीवन में किसी ने इस तरह के कांड के बारे में सुना नहीं होगा। मैंने पूछा, और वनलता? वनलता कौन? सदानंद बाबू से पहचान नहीं सके। बोले, एक महिला पर नजर पड़ी थी। चेहरा मोहरा कैसा था? वनलता राय का चेहरा कोई खासियत नहीं रखता है, बिल्कुल साधारण जैसा था। लोग कहते थे चेहरे की गढ़न में कुछ आकर्षण है। यही वजह है कि सुधामय ने उससे एक दिन मजाक किया था। उस दिन उसे उस मजाक की कीमत चुकानी पड़ी थी। जिंदगी भर उसकी कीमत चुकानी पड़ी है, और वो कीमत क्या कम बेधक है? शरबती बाई की जिस दिन मृत्यु हुई, सुधामय नदी के किनारे से लौटकर अपने कमरे में चला गया। जाकर बैठा तो फिर कभी बाहर निकलने का नाम नहीं लिया। उसे पता नहीं चलता कि कब शाम उतर आई, कब रात हुई और कब नाहरगढ़ नींद के आगोश में खो गया। किसी किसी ने रास्ते से गुजरते वक्त देखा है कि डॉक्टर कमरे में बैठा कुछ लिख रहा है। पृष्ठ पर पृष्ठ रखता जा रहा है। लोग बाग बीमार होकर डॉक्टर के पास दवा लेने आए हैं। डॉक्टर साहब हैं? बाहर से पुकार आती है। नौकर आकर कहता है, डॉक्टर साहब ने इलाज करना बंद कर दिया है। किताबें पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात ढल जाती है। हर पन्ने पर उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, मानो सुधा में ध्यान मग्न है। शरबती बाई का देहांत तड़पते तड़पते हुआ है। डॉक्टर की दवा उसे बचा नहीं सकी। मेडिकल साइंस उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। दुनिया की कोई दवा उसकी बीमारी दूर नहीं कर सकी। कभी कभी वो शरबती बाई के बगल में बैठा उसकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा करता था। पूछता था, आज कैसी हो? शरबती बाई आंखों के माध्यम से उत्तर देती थी। आखिर में उसमें बातचीत करने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। मानो वो कहती थी, मुझसे शादी क्यों की बाबू? सुधा मैंने कहा, एक और इंजेक्शन दे रहा हूँ, देखूं इसका क्या नतीजा निकलता है। एक के बाद दूसरी दवा कलकत्ता और बम्बई से मंगाता है और शरबती बाई को पिलाता है। किताबों पर किताबें खरीदी हैं और उनको पढ़ गया है। मानो ये मरुभूमि के बीच एक अजीब बीमारी है। इस बीमारी के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है। आहिस्ता आहिस्ता शरबती बाई का शरीर अवश होता गया। उसके बाद वो बातचीत करने में असमर्थ हो गई। फिर आंखों की रोशनी गायब हो गई। उसकी यातना आंखों से देखी नहीं जाती थी। फिर भी सुधा में उसकी देह को अपने हाथों से धो देता था। पूरे शरीर से बदबू निकलती थी। वो जो इतनी सुंदर थी, जिस सौंदर्य पर कभी सुधा में मुग्ध हो गया था, उसकी अब कल्पना नहीं की जा सकती थी। कई महीने तक वो अच्छी थी, फिर रोग ने उसे जकड़ लिया, फिर अच्छी हुई, उसके बाद फिर वही हालत। उस दिन पूरा मकान जैसे स्तब्ध खड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा। पश्चिम के खजूर के दरख्त से सिर्फ सूखी हवा की खरखराहट आ रही थी। एक परिंदा निशब्द उड़ता जा रहा था। उसने एकाएक अपने डैनों को फड़फड़ाया और दूसरी दिशा की ओर मुड़कर चला गया। शरबती बाई जिस कमरे में लेटी रहती थी वो आज सूना है, लेकिन उस ओर देखने पर सुधामय को लगा कोई रो रहा है। शरबती बाई के रोने की आवाज़ है, ठीक उसकी जैसी ही आवाज़। वो कह रही है, मुझसे शादी क्यों की बाबू? अस्फुट स्वर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहीं दूर खो गया। पूरा नाहरगढ़ जैसे ठिठक कर खड़ा है। झील के किनारे के बगले में नया रेजिडेंट आया है। राजप्रासाद से साहब को कीमती उपहार भेजा गया है। राजा साहब भी नए हैं, रेजिडेंट भी नया आदमी। फिर भी बड़ी रानी है, खोजा दिलखुशा सिंह हैं। राजप्रसाद के सभी षड्यंत्रों से रेजिडेंट को अनभिज्ञ रखना होगा। शरबती बाई का देहांत हो चुका है। अख्तरी बाई, मोतिया बाई, गुलाब बाई भी संभवतः इस मृत्यु लोक से विदा हो चुकी हैं।
उन लोगों के स्थान पर संभवतः नई नई बाइयाँ आई हैं। हो सकता है शरबती बाई के कमरे में कोई दूसरी लड़की कैद कर ली गई हो। राजा साहब को अगर कोई अपने हाथ में कर ले तो नई बाई सरस्वती बाई की तरह सजकर सोने का घड़ा लिए तहखाने में जाएगी। फिर मुक्ति कहाँ? शरबती बाई, अख्तरी बाई, गुलाबी बाई जैसी लड़कियों के लिए मुक्ति नहीं है। डॉक्टरी की किताब पढ़ते पढ़ते सुधा में एकाएक उठकर खड़ा हो गया। कई दिनों से उसने दाढ़ी नहीं बनाई है। कमरे में धुंधली बत्ती जल रही है। दर्पण में उसका चेहरा विभत्स जैसा देखने लगा। अचानक जैसे देहहीन शरबती बाई ने कहा, तुमने मुझसे शादी क्यों की बाबू? सुधा में इस क्यों का उत्तर नहीं दे सका। तब शरबती बाई का पूरा शरीर पंग हो गया था। बातचीत नहीं कर सकती थी, आदमी को पहचान नहीं पाती थी। आँख, नाक, कान सब विकृत हो गए हैं। वो रूप कहाँ गया? शरबती बाई कहाँ चली गई? अंधेरी रातों में शरबती बाई का विकृत रूप आंखों के सामने तैर जाता है। एकमात्र दीवार का तैलचित्र ही है जो निर्वाक ताकता रहता है। उस दिन सवेरे डॉक्टर ने माधवलाल को बुला भेजा। बोला, आज से जो भी आए उससे कहना कि मुझसे मुलाकात नहीं होगी। माधवलाल ने कहा, अगर राजा साहब खबर भेजें? सुधा मैं ने कहा, तो भी नहीं। अगर रानी साहिबा खबर भेजें? तो भी नहीं। अगर कोई नहीं, सुधा मैं का रिश्ता किसी से नहीं है। इहलोक और परलोक में शरबती बाई के सिवा उसका रिश्ता किसी से नहीं है। गाड़ी के हिचकोलों को झेलता हुआ 33 मील का रास्ता तय करता जा रहा हूँ। रात में ही बाहर निकला था। बबूल के झाड़ झंकाड़ को पार कर मैदान के रास्ते से होती हुई बैलगाड़ी जा रही है। हिंद महासागर के किनारे की नहरों और गड्ढों में नमक का ढेर जमा है। धूप के कारण चमक रहा है। ईश्वर प्रसाद पंडा कहानी सुनाता जा रहा है। यह आज ही कितने दिन पहले की बात है, पूरी तरह याद भी नहीं। आज तुम्हारे पत्र का उत्तर देते वक्त तमाम बातों का स्मरण कर रहा हूँ। सुचेता, अजमेर के सदानंद बाबू से पूरी कहानी नहीं सुन सका था। सदानंद बाबू को पूरी कहानी मालूम भी नहीं थी। रसगुल्ले का बयाना मिलने पर उन्होंने डॉक्टर को जिस हालत में देखा था उसकी सूचना दी थी। शुरू का अंश मैंने कलकत्ते में टुकू मौसी से सुना था, बाकी अजमेर में। बार बार टुकड़ों में कहानी सुनने के बाद एक अर्ध संपूर्ण कहानी मिली थी। आज बाकी अंश सुनने को मिला। वनलता राय का वनलता मित्र होने की कहानी। ईश्वर प्रसाद ने कहा, डॉक्टरनी माँ पैसा नहीं लेती हैं, उनके अस्पताल में किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है। और यही वनलता किसी दिन पैसे के लिए मोहताज थी। सरला दी ने कहा था, सब कुछ खरीद लिया वनलता दी। वनलता ने कहा था, अब पैसा नहीं है बहन। सरला दी ने कहा था, जाकर चिट्ठी लिखना। मगर सरला दी के जाने के बाद याद आई, सुधा मैं के लिए उसने कपड़ा खरीदा है। भाई दूज के दिन पहले वो नाहरगढ़ पहुंचेगी। रेलवे के किराए के अतिरिक्त हाथ में पैसा नहीं है। एकाएक एक बात याद आई। उसे फिर से दुकान पर जाना पड़ा। बोली, एक पैकेट बढ़िया सिंदूर दीजिए। दुकानदार ने एक बार वनलता की मांग की और गौर से ताका। उसके बाद एक पैकेट दिया तो उसे अचरज हुआ। कीमत लेने के वक्त वो अचकचा कर वनलता के चेहरे की ओर ताकने लगे। वनलता ने जल्दी से अपनी आंखें झुका लीं। उसका चेहरा भी सिंदूर की तरह लाल हो गया। मुँह जबानी बात पर निर्भर रहकर अब वनलता देर नहीं कर सकती है। अब 26 साल लुढ़कते लुढ़कते 36 पर पहुंच चुका है। रात में ड्यूटी पर जाती है तो आंखें नींद से बोझिल हो जाती हैं। दिन भर आंखों में नींद का खुमार रहता है और न केवल आंखों में बल्कि मन में भी थकान उतर आई है। पूरा जिस्म थकान से चूर रहता है, फिर भी जैसे अगाध असंपूर्णता का बोध होता है। निस्सहाय, निर्वलंब, अपार शून्यता में डूबी हुई है। ट्रेन पर चढ़ने के बाद वनलता ने बार बार सोचने की कोशिश की। वो कोई अन्याय करने नहीं जा रही है। वो 36 साल की है और सुधा में 33 साल का है। आज के इस 33 मील रास्ते की तरह ही दूर। छाँ है मगर प्रखर धूप की तपिश में सुधा मैंने क्या कभी छाँ की तलाश नहीं की है? कभी किसी की छाँ की खोज में उसने बेचैनी का एहसास नहीं किया है? फिर भी उसने चिट्ठी लिखना बंद क्यों कर दिया? वनलता की किसी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देता है? माधवलाल की दृष्टि जब बंगाली युवती पर पड़ी तो उसने आपत्ति की। मुलाकात नहीं होगी? वनलता ने कहा था, मुलाकात क्यों नहीं होगी? डॉक्टर बाबू का यही हुक्म है। वनलता ने कहा था, तुम जाकर कहो कि मैं मिलूंगी ही, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, कलकत्ते से। माधवलाल ने कहा था, डॉक्टर साहब किसी से मिलते नहीं हैं हुजूर, बस दवा खाते हैं और लिखते रहते हैं। क्या लिखते रहते हैं? माधवलाल ने कहा था, लिख लिख कर कॉपियाँ भर रहे हैं, कमरे में ढेर लग गया है। ईश्वरी प्रसाद के साथ मैं जिस दिन डॉक्टरनी माँ के अस्पताल में पहुँचा उस दिन वनलता मित्र ने मुझे सारी कॉपियाँ दिखाईं। उस दिन मैंने वनलता मित्र को बहुत दिनों बाद देखा था।
उसके सारे बाल पक चुके हैं, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। अस्पताल के तमाम मरीजों की देखभाल करती है। जितने मरीज हैं सभी वनलता को डॉक्टरनी माँ कहकर पुकारते हैं। दूर समुद्र का पानी झिलमिल झिलमिल कर रहा है। वनलता की बैठक से देखा तो बाहर के उस दृश्य से डॉक्टरनी माँ का चेहरा मिलता जुलता जैसा लगा, जैसे वो वैसी ही विशाल है, वैसी ही प्रशांत और प्रशस्त। वनलता देवी बोली, डॉक्टर मित्र उन कॉपियों में अपने सारे अनुभव लिख गए हैं, हर छोटी मोटी बात। बहुत सी कॉपियों की नकल कर मैंने उन्हें जर्मनी भेज दिया है। वहाँ से पत्र आया है कि उनसे नए नए तथ्यों का आविष्कार होगा। देखिए ये चिट्ठी रही। हम लोगों के लिए नाश्ता आया। देखा इतने दिनों के बाद वनलता के जीवन में धैर्य का आगमन हुआ है। मानो इतने दिनों से वो सच्ची साधना और परिपूर्णता की ओर एकाग्र चित्त से अग्रसर होती रही है। अब उसमें प्रथम यौवन का उन्माद नहीं है। जिस दिन मैं पहले नाहरगढ़ पहुंचा था उस दिन भी उसका चित्त शांत नहीं था। सुधा मैंने कहा था, तुम क्यों आई वनलता? वनलता ने कहा था, मैंने बहुत देर कर दी, इंतजार करना बर्दाश्त से बाहर हो गया। तुम मुझे कब आने को कहोगे इसका इंतजार मुझसे नहीं हो सका। मगर वनलता ने कहा था, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मैं कलकत्ते से सिंदूर तक खरीद लाई हूँ। ये कहकर सुधामय के द्वारा विरोध करने के पूर्व ही उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सुधामय ने कहना चाहा, मुझे छूना मत वनलता, मगर उससे पहले वनलता ने सुधामय के हाथ से जोर जबरन अपनी सूनी मांग में सिंदूर डलवा लिया था। उसके बाद सुधामय के पैरों का स्पर्श कर अपने उस हाथ को माथे से छुआकर बोली थी, तुम्हारे हाथ से जोर जबरन अपनी मांग में सिंदूर डलवाने से मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही है और न अब शर्म करने का वक्त ही रहा। तब सुधामय के हाथ की उंगलियां थोड़ा बहुत गलने लगी थीं। समूचे शरीर में घाव निकल आए हैं और उनमें मवाद बहने लगा है। आंखों से भी वो अच्छी तरह देख नहीं पाता है। हो सकता है 2 दिन बाद वो कान से सुने भी नहीं। फिर भी सुधामय की आंखों के कोने में एक दीप्ति उभर आई। बोला, तुम इतनी देर करके क्यों आई वनलता? वनलता सुधामय के हाथों को थाम कर बोली, खैर अब मैंने देर नहीं की, यही मेरा सौभाग्य है। सुधामय ने कहा, मगर इस तुच्छ सिंदूर के अलावा कोई और संबंध तुमसे नहीं रह पाएगा। कौन कहता है कि नहीं रहेगा? सुधामय ने कहा, सचमुच नहीं रह पाएगा। अगर रहेगा तो मेरी पूरी तपस्या व्यर्थ साबित हो जाएगी। शरबती बाई जिस तकलीफ को झेलती हुई मरी है, मैं भी उसी तकलीफ को झेलते हुए मरना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ लिखा है, अगर संभव हो तो इसे विलायत या जर्मनी भेज देना। हो सकता है वहाँ के लोग शरबती बाई जैसी युवतियों को मरने से बचा सकें। ईश्वरी प्रसाद ने कहा, उसके बाद 50,000 की उस जागीर को बेचकर डॉक्टरनी माँ ने यहीं अस्पताल खोला। जितने मरीज आते हैं बिना पैसे लिए उनकी चिकित्सा का इंतजाम किया है। डॉक्टर हैं, खुद भी वे उतनी इसमें निपुण हैं। जिस तरह इन्होंने डॉक्टर सुधामय की चिकित्सा आखिरी दिन तक की थी, उसी तरह यहाँ के मरीजों की सेवा करती हैं। बंगाल की बात वे भूल ही चुकी हैं। अभी डॉक्टरनी माँ का देश यही हो गया है। मैंने ईश्वरी प्रसाद से पूछा था, शरबती बाई का रोग डॉक्टर को कैसे हुआ? ईश्वरी प्रसाद ने बताया था, डॉक्टर ने स्वेच्छा से अपने बदन में इंजेक्शन लगवाया था। किस चीज़ का इंजेक्शन? गर्मी रोग का। पता नहीं यह जो पत्र लिख रहा हूँ उसमें तुम्हें अपने जीवन की परिणति का कोई आभास मिलेगा या नहीं, लेकिन एक बात मैं खुद महसूस करता हूँ। आज इतने दिन बाद भी उस दिन ओखा पोस्ट से बबूल के कांटेदार मैदान से होकर गुजरती बैलगाड़ी पर बैठकर ईश्वरी प्रसाद की कहानी सुनने की बातें मुझे याद आती हैं। उस दिन मैंने अपने मन से यही प्रश्न पूछा था, सुधामय ने अपने शरीर में क्यों शरबती बाई के रोग का इंजेक्शन लिया था? वो क्या इस दुनिया से सिफिलिस दूर करने की साधना थी, या शरबती बाई की तमाम यातनाओं को अपने शरीर में ग्रहण कर सुंदरी शरबती बाई को प्राप्त करने की इच्छा थी? खैर, मेरी ये कहानी किसके बारे में है ये बात भी आज मैं ठीक ठीक नहीं कह पाऊंगा। इसकी नायिका कौन है, शरबती बाई या वनलता देवी? साधारण पाठकों को अपनी मर्जी के मुताबिक धारणा बनाने दो, मगर तुम्हारे हृदय में भी क्या कोई संशय रह गया है? यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती तो संभवतः अच्छा होता, मगर वो मेरी कहानी नहीं रह जाती। इसलिए मैं जब वहाँ से आने लगा तो वनलता बोली, आप लोगों को एक चीज़ दिखाना बाकी रह गया, चलिए देख लीजिए। मुझे वनलता देवी बगल के कमरे में ले गईं। उस समय ईश्वरी प्रसाद समुद्र के किनारे हाथ मुँह धोने गया हुआ था। यह कमरा और भी बड़ा है और भी ज़्यादा सजा हुआ। विविध प्रकार की चीज़ें जतन के साथ सजा कर रखी गई हैं। वनलता देवी बोली, ये देखिए, यहाँ डॉक्टर मित्र की सारी चीज़ें सजा कर रख दी गई हैं।
वे जिन जूतों को पहनते थे, जिन कपड़ों को उपयोग में लाते थे, सब कुछ यहीं है। उनकी कंघी, चश्मा और नकली दांत तक यहाँ रखे हुए हैं। और वो रही डॉक्टर मित्र की तस्वीर। देखा, दीवार में एक विशाल तैलचित्र टंगा है जिसका फ्रेम सुनहला है। एक और है डॉक्टर सुधा में, सिर पर पगड़ी रखे, दुल्हे की पोशाक में। उसकी बगल में शरबती बाई की तस्वीर, जाफरानी दुपट्टे और घाघरे में सजी राजपूत वधू के वेश में। इसी तस्वीर की बात मैंने सदानंद बाबू से सुनी थी। इसी तस्वीर को नाहरगढ़ के राजा साहब ने उसके विवाह के दिन बनवाया था। मैं ध्यान लगाकर उसी ओर निहार रहा था। वनलता देवी बोली, मुझे आप पहचान रहे हैं? मैं अवाक जैसा हो गया। वनलता बोली, डॉक्टर मित्र के बगल में मैं ही तो हूँ। मैंने कहा, आप पहचान में नहीं आती हैं? वनलता बोली, तब मेरी उम्र कम थी। उन दिनों मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी, गोरी चिट्टी। राजा साहब की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि मैं राजपूत ललना का लिबास पहनकर तस्वीर बनवाऊं। राजा साहब ने खुद मौजूद रहकर हमारी शादी करवाई थी। एक बार जी में हुआ कि पूछूं, शरबती बाई को आप पहचानती हैं? मगर मेरे चेहरे पर तैरते भाव को देखकर उसे संदेह हुआ। बोली, इसके अलावा उस समय हम दोनों की उम्र कम थी ना। मेरी और उसने तीक्ष्ण दृष्टि से निहारा, मगर दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया। मैंने पूछा, कितनी उम्र थी? वनलता देवी बोली, उनकी उम्र तब 26 साल थी और मेरी 23 साल। अभी आप सुन रहे थे बिमल मित्र जी की लिखी हुई दीर्घ कहानी शरबती बाई। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो।